बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया कि कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन से चैप्टर वो हटे। हम लोगों को जो 60% सिलेबस है वो आने वाला है, 40% सिलेबस है उसको हटा दिया गया है। उसमें हम लोगों ने 42 चैप्टर्स पढ़े थे और 42 चैप्टर्स में 13 चैप्टर है वो ऐसे कैसे हटा दिए गए। उन चैप्टर्स के आप एक बार टिक मार्क कर लीजिए, बुक है यदि आपके पास में, तो उसमें टिक मार्क कीजिए। फर्स्ट, पहला, 5वां, 12वां, 14वां और 19वां, ये तो आपकी पहली बुक से पूरे के पूरे हटा दिए गए। मतलब बॉटनी से हटने वाले जो प्लांट से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड जो टॉपिक रहेंगे वो सारे हट चुके। उसके साथ में जो जंतुओं से रिलेटेड है, जंतुओं से रिलेटेड रहेंगे 21वां, 26वां, 27वां, 30वां, 37 और 38, 41 और 42, ये चैप्टर्स आपके यहाँ से रिमूव कर दिए गए हैं, जिनको आप लोगों बिल्कुल टच भी नहीं करना। तो आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि भाई आप लोग मतलब 60% से ही 12th है उसमें बहुत अच्छे मार्क्स है वो गेन कर लेंगे। जिन बच्चों ने सिलेबस कंप्लीट पढ़ रखा है उनको टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं। यदि आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ रखा है तो ये आपको इन फ्यूचर आपको काम आने वाला है। नीट में सिलेबस कम नहीं होगा। उसी के साथ में हम लोग बात करें कि आगे आने वाले और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, वहाँ तो आपको ये सब चीज़ें काम आने वाली है। अब आप लोगों के लिए जो आज थोड़ी सी एक जो कोशिश मैंने की है, वो कोशिश मैंने की है आपको थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ाने की, ठीक है। तो वैसे मैंने वीडियोस है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाने शुरू किए थे, लेकिन उन लोगों को ये बात समझाते हुए कि भाई आप लोगों के लिए इंग्लिश टर्म्स भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है जितना आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि उनको हिंदी में ही पढ़ने की आदत होती है, हिंदी में ही बुक्स अवेलेबल होती है उनके पास में। तो कोई बात नहीं, मैं एक कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को प्रॉपर हिंदी में भी पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट देखी, तो फर्स्ट यूनिट आवर्त बीजी पादपों में जनन और विकास था। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा का पूरा हट गया। सेकंड, थर्ड और फोर्थ आपका कंप्लीट चैप्टर आएंगे, आपको तीनों चैप्टर है वो कंप्लीटली पढ़ने। देन हम लोगों जो सेकंड यूनिट है जिसका नाम है पादप कार्य की फर्स्ट, तो पादप कार्य की फर्स्ट आपके 9 नंबर की है और 9 नंबर होने के साथ में इसमें आपके 5 चैप्टर आ रहे थे, 5th, 6th, 7th, 8th और 9th, लेकिन इसमें से 5th चैप्टर है उसको रिमूव कर दिया है। 6th, 6th, 7th, 8th, 9th, ये 4 चैप्टर आपके आने वाले हैं, वही 9 मार्क्स के 9 नंबर के यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पादप कार्यकी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको एक कार्यकी वर्ड है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग जो मानव कार्यकी है उसके दोनों यूनिट पहले से पढ़ चुके। तो यहाँ पे कार्यकी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में जिस टाइप से श्वसन हो रहा था, पाचन हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, परिसंचरण हो रहा था, तो वो हमारी बॉडी के कार्य थे। क्या थे? हमारी बॉडी के कार्य। लेकिन हम यहाँ पे जो पादप कार्यकी के बारे में बात करें तो पादप कार्यकी में क्या होगा, पादपों में होने वाली उपापचयी क्रियाएं, इनको पादप कार्यकी कहा जाता है। ये तो हुई पादप कार्यकी की डेफिनेशन। अब जो उपापचयी क्रियाएं, तो उपापचयी क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, उपचय और अपचय। उपचय का मतलब जो बनने वाली रिएक्शन होती है, अपचय का मतलब जो टूटने वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। अभिक्रियाएं जो है, तो इन्हीं अभिक्रियाओं को हमारी बॉडी में किस टाइप से देखा जाता है, किस टाइप से प्लांट की बॉडी में देखा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन है वो इस यूनिट में और इससे नेक्स्ट यूनिट में करने वाले हैं। आपके जैसे मानव कार्यकी की 2 यूनिट थी, वो 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी। एक भ्रूणिकी का चैप्टर है जो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र पे, वो हम लोग जब मानव भ्रूणिकी पढ़ेंगे उस टाइम उसी के साथ में पढ़ लेंगे। बाकी आपकी मानव कार्यकी है वो यहाँ पे कंप्लीट है। और यहाँ हम बात करते हैं कि जो पादप कार्यकी की भी 2 यूनिट है, तो यहाँ पे हम जो 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो 6th चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि पादप कार्यकी के जनक, जिस टाइप से हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान के जनक, अनुवांशिकी के जनक, उसी टाइप से पादप कार्यकी के जनक कौन है? स्टीफन हेल्स है। उसके साथ में भारत पादप कार्यकी के जनक है वो है जेसी बोस। जेसी बोस है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 7th चैप्टर में भी हम लोग इस नाम को वापस पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। उसके साथ में हम बात करते हैं कि पादपों में परिवहन होता किस तरह से, ठीक है। पादपों में परिवहन होता किन किन चीजों का है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पादपों में परिवहन में मैंने 4 चीजें लिखी है। एक तो जल लिखा है, फिर खनिज लिखा है, फिर पोषक तत्व लिखे हैं, फिर हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो लिखे हैं। जैसे हमारी बॉडी में जो हमारी नीड थी, हमें पानी भी चाहिए,
हमें खाना भी चाहिए, हमें खनिज भी चाहिए और हमें हार्मोन्स भी चाहिए। उसी टाइप से पादप भी क्या है, सजीव है। सजीव को जीने के लिए भी सारी की सारी चीजें एज इट इज चाहिए। तो इन सब चीजों का परिवहन उसके शरीर में कैसे हो रहा है? हमारे शरीर में हमें ध्यान में है कि जिस टाइप से रक्त हमारे इन सब चीजों को लेके घूमता है, तो रक्त के लिए हमारी बॉडी में क्या पाया जा रहा है, परिवहन तंत्र पाया जाता है। जहाँ आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो वर्गीकरण पढ़ा, तो वर्गीकरण का आधार माना गया, आधार में जो प्लांट का शरीर था, पादप का शरीर था, वो बहुकोशिकीय था। पादप का शरीर उत्तक सहित था, उत्तक पाया जा रहा था उसमें, और उसके बाद में अंग भी डेवलप हो रहे थे, लेकिन अंग तंत्र डेवलप नहीं हो रहा था। अंग तंत्र है वो एनीमिलिया में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंग डेवलप हो गए, मतलब जड़, तना, पत्ती, पत्रकलिका, इस टाइप की ये सब चीजें हैं वो डेवलप हो गई, लेकिन यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई अंग तंत्र डेवलप नहीं हुआ। तो हम यहाँ के कहेंगे कि इसमें किसी भी प्रकार का परिवहन तंत्र नहीं पाया जाता। परिवहन तंत्र नहीं पाया जाएगा तो ये सब चीजों का परिवहन होगा कैसे? तो उसके लिए है यहाँ पे परिवहन के प्रकार। तो परिवहन के प्रकार दो प्रकार के हैं, कम दूरी के लिए और अधिक दूरी के लिए। यहाँ पे देखिए कम दूरी के लिए, कम दूरी का मतलब एक सेल है और दूसरी सेल है, यही ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा हुआ है जहाँ कोशिका पड़ी थी कि कोशिकाओं के बीच में आदान प्रदान करने के लिए कोशिका झिल्ली है वो पारगम्य होती है, ठीक है। यदि किसी ने नहीं पढ़ा अच्छे से तो यहाँ पे विसरण, परासरण, पारगम्य, ये सब चीजें आपके 5th चैप्टर में दी हुई थी, लेकिन वो चैप्टर आपके यहाँ से रिमूव कर दिया। पारगम्य का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला, पारगम्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सीधा कोई भी मटेरियल है वो ट्रांसफर हो रहा है, कोई भी पार्टिकल है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए विसरण, सुसाध्य विसरण, निष्क्रिय और सक्रिय परिवहन, तो ये आपके 11th में पढ़े हुए हैं और 5th चैप्टर से रिमूव हो चुके, ठीक है। अब आपको जिसके बारे में बात करनी है वो बात करनी है अधिक दूरी के लिए। अधिक दूरी के लिए मतलब कि जड़ों से लेके परिवहन है वो ऊपर प्लांट तक किस टाइप से होगा। तो अधिक दूरी के लिए संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र आपका सुना है कि संवहन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, और इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरण, ठीक है। तो जाइलम जिसको हिंदी में दारू कहा जाता है और फ्लोएम जिसको हिंदी में पोषवाह कहा जाता है। तो जाइलम जल का, तो ये किसका संबंध करेगा, जल का और खनिज का। जल और खनिज है वो कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। रूट्स है वो नीचे से ऑब्जर्व करने का काम करेगी, ठीक है। और इसका संवहन है वो एक दिशीय ही पाया जाएगा, मतलब कि पानी चाहे ऊपर से डाल रहे हो हम लोग, चाहे बारिश से पानी आ रहा हो, लेकिन रूट्स ही मतलब जड़ें ही पानी को ऊपर पहुंचाने का काम करेगी। डायरेक्ट लीफ नहीं लेगी, डायरेक्ट तना नहीं लेगा, तो पत्ती और तना नहीं लेगा, क्या लेंगे यहाँ जड़। तो जड़ से लेके तने तक जो संवहन होता है पानी का वो किसके थ्रू होगा, जाइलम के थ्रू होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम फूड, भोजन, तो यहाँ से जो फूड का संवहन है, भोजन का संवहन है वो दोनों दिशा में हो सकता है। लाइक यहाँ पे आपका ट्री है तो यहाँ पे भी लीफ है, यहाँ पे भी लीफ है, ठीक है, बीच में भी स्टेम था। तो इस लीफ ने खाना बनाया, यहाँ वाली लीफ ने खाना बनाया, क्योंकि लीफ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, हरित लवक पाया जाता है, और वो हरित लवक क्या करेगा, खाना बनाने का काम करेगा। अब वो खाने को ऊपर भी भेजेगा, खाने को नीचे भी भेजेगा, ठीक है। तो द्विदिशीय रहेगा, पत्ती से किस तरफ, भोजन की जो भोजन को है वो पेड़ के सभी भागों में ये पहुंचाने का काम करेगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पादपों में किस किस तरह का परिवहन पाया जाता है और किस किस तरह से परिवहन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब हम पादप जगत पढ़ते हैं कि पादप जगत क्या है, तो पादप जगत है उसमें हम लोगों ने 5 डिवीजन पढ़े हुए। तो 5 डिवीजन कौन कौन से थे, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। जहाँ हम शैवाल की बात करें, ठीक है, तो शैवाल जलीय है। शैवाल कैसा है, जलीय है, तो जल में रहेगा, तो अपना जब उसको पानी चाहिएगा तब वो पानी ले लेगा, ठीक है। तो उसकी पूरी की पूरी सरफेस है वो किससे है, जल के आसपास है। तो वो जल को उसके लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है, कोई विशिष्ट अंग नहीं है कि वो उससे पानी ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। तो ब्रायोफाइटा में आप लोगों ने राइजोइड्स, मूलाभास देखे जो मूल की तरह दिखते हैं लेकिन मूल नहीं होते, तो ब्रायोफाइट्स में आता है मूलाभास। उसके बाद में टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, तो टेरिडोफाइटा में हम कहते हैं कि संवहन तंत्र डेवलप होने वाला सबसे पहला डिवीजन है वो क्या होता है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। तो इन तीनों में जो जल को संवहन करने वाला ऑर्गन है वो क्या है, जड़ है, ठीक है।
तो यहाँ पे जड़ों के द्वारा क्या किया जाता है, पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जड़ के थ्रू पानी तो पहुंच जाएगा, लेकिन जो जल है वो कितने प्रकार का होगा। जल का प्रकार ऐसे नहीं कि भाई ब्लैक कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, मतलब जल का जिस टाइप से हम मृदा के स्तर पढ़ते हैं ना कि मृदा के स्तर के आप लोगों ने डायग्राम भूगोल में पढ़े होंगे, उसी तरह से जल के भी क्या पाए जाते हैं, स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, अब जल के स्तर कैसे पाए जाएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं जल के प्रकार की। एक तो अपवाहित जल होता है और एक होता है मृदा जल। अपवाहित जल का मतलब होता है कि भाई तेज बारिश आई, पानी आया बारिश से और वो बारिश के साथ में ही बह के कहाँ चला गया, नदियों में, समुद्र में चला गया, तो वो पानी मृदा के और पेड़ के कोई काम नहीं आया, तो ये होता है अपवाहित जल, जो जल रुकता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं मृदा जल की। तो मृदा जल मतलब मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला जल कि किस टाइप से जड़ें उसको एब्जॉर्ब करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मृदा जल में जैसे मृदा के स्तर बताए उसी टाइप से यहाँ पे जल के स्तर होते हैं। तो सबसे नीचे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण नीचे खींचता है, तो सबसे नीचे वाला स्तर कौन सा होगा, गुरुत्वाकर्षण। उसके ऊपर वाला होगा आर्द्रताग्राही, उसके ऊपर होगा रसायनग्राही और सबसे ऊपर होता है केशिका जल। अब ये किस टाइप से पाए जाते हैं वो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले जो गुरुत्वीय जल है, गुरुत्वीय जल मतलब बहुत नीचे जा चुका, ठीक है, जहां तक जड़ की पहुंच नहीं है। भाई उसको कहा प्लांट ने कि भाई तुम पानी लेके आओ, और पानी बहुत ही नीचे जा चुका, तो जड़ कहेगा भाई मेरे बस की बात नहीं है, पानी बहुत नीचे जा चुका। अब ये नीचे गया वो पानी काम कहाँ आता है, काम आता है जैसे ट्यूबवेल वगैरह, जो कृषक होते हैं, फार्मर्स होंगे, वो क्या करेंगे, ट्यूबवेल वगैरह से उस पानी को खींचेंगे और खींच के सिंचाई में काम ले सकते हैं। तो जो चट्टानों तक नीचे चला गया पानी वो क्या होगा, गुरुत्वीय जल, प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्द्रताग्राही जल। अब आर्द्रताग्राही जल क्या होगा, ये मृदा के साथ आसंजन बल बना लेगा। दो प्रकार के बल पाए जाते हैं, आसंजन बल और ससंजन बल। ससंजन मतलब कि दो सेम चीजें आपस में जुड़ी हुई है, तो उनके बीच में जो बल लग रहा है वो ससंजन बल है। लेकिन कहीं दो अलग अलग चीजें, ठीक है, एक तो मृदा पार्टिकल और इसको घेरे हुए वाटर के मॉलिक्यूल्स, वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए कि ये क्या है, मृदा का कण है और इसको चारों तरफ से वाटर ने घेर रखा है, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, उसको दूर नहीं किया जा सकता। तो आर्द्रताग्राही जल भाई रूट की कहाँ मजाल की, इन दोनों का आकर्षण है वो तोड़ दे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रसायनग्राही की। रसायनग्राही का मतलब कि जो हम फॉर्मूलाज में पढ़ते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूलाज में पढ़ेंगे उसी टाइप से ये क्या होगा, जैसे CuSO4.7H2O। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिस्टल के फॉर्म में यहीं पे प्रेजेंट है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में जो सबसे है ऊपर पाया जाता है वो पाया जाता है हमारे केशिका जल। केशिका जल का मतलब होगा जिस टाइप से ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ठीक है, तो ये हमारे मृदा है। ठीक है, मृदा के चारों तरफ पाया जाने वाला यहाँ आर्द्रताग्राही, लेकिन यहाँ पे जो बीच में थिन मतलब एक बहुत छोटी सी जगह रहेगी, तो मृदा के कणों के बीच में पाया जाने वाला जो जल है उसको क्या कहा जाता है, केशिका जल। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि मृदा के सूक्ष्म छिद्रों में पाया जाने वाला जल है उसको क्या कहा जाता है, केशिका जल। और प्लांट्स केवल केशिका जल का उपयोग करते हैं, बाकी इन तीनों जल का उपयोग नहीं करते, इस बात का आप लोग गांठ बांध लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जल धारण क्षमता। अब भैया जल धारण क्षमता क्या है, तो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के साथ में जो मृदा है, तो मृदा कौन से पानी का धारण कर रही है, मतलब कौन से पानी को वो स्टोर करके रख रही है, तो जल धारण क्षमता बोलते हैं कि गुरुत्वीय जल के बाद में बचा हुआ जितना भी जल है, मतलब कि ये वाला जो जल है वो तो कहाँ चला गया, नीचे, गुरुत्वाकर्षण से बहुत नीचे चला गया, और मृदा खाली इन तीन जल को क्या कर रही है, होल्ड करके रख रही है, धारण करके रख रही है, तो वो मृदा की क्या हो गई, जल धारण क्षमता। जैसे जलोढ़ मृदा में बोलते हैं 20 से 30% उसकी धारण क्षमता होती है, तो वो तो सब जगह की अलग अलग होगी। ठीक है, हम उतना ज्योग्राफी में, भूगोल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो जल है टोटल, उस जल को क्या कहा जाता है। ठीक है, मृदा में तो हम बात कर लिए कि ये पाया जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो जल की मात्रा होती है उसको होलार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होलार्ड कहा जाता है। अब होलार्ड होता है कैसार्ड प्लस इकार्ड।
अब कैसार्ड का मतलब जो पादपों के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसको कैसार्ड कहा जाता है। लेकिन जो उपलब्ध नहीं है, मतलब कि आर्द्रताग्राही नहीं है, रसायनग्राही नहीं है और गुरुत्वीय भी नहीं है, तो इन तीनों को क्या कहा जाएगा? इकार्ड कहा जाएगा। मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं हिंदी में हर चीज़ है वो समझा सकूं, हिंदी में मैं बोर्ड बना सकूं। मेरी राइटिंग बहुत गंदी है हिंदी में, इसलिए मैंने कभी हिंदी में लिखने की कोशिश नहीं की। तो आप लोगों को जिस लैंग्वेज में जैसे समझ में आए आप लोग उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों लेक्चर्स हैं वो मैं अलग अलग आपको अवेलेबल करवा सकूँ। तो अभी आप लोगों को ये रहेगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स थे जिनकी नीड थी कि हमें प्रॉपर हिंदी में चाहिए, उनको ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उनको समझ में आता है तो मैं आगे की वीडियोस और इसी लैंग्वेज में कंटिन्यू करूँगी। और बाकी आप लोग नोट्स बना लीजिए। 6th चैप्टर है, ये 6ठा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है और पादपकारिकी में ये चैप्टर आता है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।